हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर BHDAE 182 यानी कि हिंदी भाषा और संप्रेषण के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करने वाली हूँ जो कि आपके दिसंबर 2025 एग्जाम के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज ये मेरा पार्ट 1 वीडियो है। इसके बाद मैं आपके लिए और भी वीडियोज़ लेके आऊँगी गाइज, तो ज़रूर सब्सक्राइब करो चैनल को। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, वो ये है कि हमारे पास आपके इस एग्जाम का गेस्ट पेपर जो है वो अवेलेबल है, वो भी विद आंसर्स। ठीक है, केवल क्वेश्चंस ही नहीं, उसके अंदर मैं आपको आंसर्स भी प्रोवाइड करूंगी एंड वो भी उसके वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग कि किस तरीके का सैम्पल आंसर आप एग्जाम में लिख के आ सकते हैं, आपको अपने आंसर में कौन कौन से पॉइंट्स का यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें मैं वीडियो में भी आपको बताऊंगी। बट अगर आप चाहते हैं इसके गेस्ट पेपर को परचेज करना तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इसका गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा आप डायरेक्टली गूगल पे जाके भी जो ये हमारा hindustanknowledge.com है वेबसाइट, shop.hindustanknowledge.com, आप इसे सर्च करेंगे तो आपके सामने ये जो मेरी स्क्रीन है ये खुल जाएगी। ठीक है, देन आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना सब्जेक्ट कोड जो है वो सर्च करना है। जस्ट सब्जेक्ट कोड सर्च करके आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये रहा BHDAE 182 का गेस्ट पेपर स्पेसिफिकली फॉर दिसंबर 2025 एग्जामिनेशन। ओके, आप इसको यहाँ से बाय नाउ पे जाके इसे खरीद सकते हैं। उसके अलावा जो भी आपकी क्वायरीज होंगी तो आपको यहाँ पे ये नंबर दिख रहा होगा, आप इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको संप्रेषण को स्पष्ट करते हुए भाषिक संप्रेषण की प्रक्रिया पर प्रकाश डालना है। यानी कि आपको क्या करना है, क्वेश्चन को ब्रेक डाउन कर लेना है कि क्वेश्चन आखिर आपसे पूछ क्या रहा है, चाहे आपको आता हो चाहे ना आता हो। अगर आप ये चीज़ सीख गए ना कि कैसे मैं क्वेश्चन को ब्रेक करूं कि मैं अपना एक आंसर फ्रेम कर सकूं, तो आप बिना पढ़े भी बहुत अच्छे से पास हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो आपको क्या करनी है, यहाँ पे संप्रेषण को आपको स्पष्ट करना है एंड देन आपको बताना है कि भाषिक संप्रेषण की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है, मतलब भाषा के द्वारा जो संप्रेषण है उसकी पूरी प्रक्रिया आपको यहाँ पे समझानी है। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले आप क्या बताओगे बच्चों, संप्रेषण का आपको अर्थ बताना है। संप्रेषण का अर्थ है अपने विचार, भावनाएं, ज्ञान या संदेश को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना। तो मेरे मन में जो भी विचार हैं, भावनाएं हैं, उनको मैं क्या करूंगी, दूसरे व्यक्तियों तक मुझे पहुंचाना है ताकि वह उसे समझ सके। यही संप्रेषण है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी विचार को साझा करते हैं तब संप्रेषण होता है। अब संप्रेषण दो लोगों के बीच में होगा या दो से ज़्यादा के बीच में होता है, और केवल इसका मतलब बोलने या लिखने से नहीं है, उसके अलावा भी चीज़ें होती हैं जैसे कि इशारे, भाव, भंगिमाएँ, चित्र, आवाज़। क्योंकि जब हम बात करते हैं तो हमारे एक्सप्रेशंस, ठीक है, हमारे हैंड्स की मूवमेंट, हमारी आई की मूवमेंट, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो संप्रेषण केवल अपने विचारों को साझा करना नहीं है, उसमें और भी चीज़ें हैं। संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य है अर्थ का आदान प्रदान, यानी संदेश को सही रूप में भेजना और समझना। ठीक है, मतलब कि अर्थ जो निकल रहा है ना वो इंपॉर्टेंट है, मेरे बोलने का क्या मतलब था वो आपको समझ में आना चाहिए, तभी मेरी संप्रेषण की प्रक्रिया पूर्ण होगी। संप्रेषण की कुछ मुख्य विशेषताएं होती हैं, जैसे कि इसमें दो पक्षों की मिनिमम आपको आवश्यकता होती है, उसके अंदर कोई संदेश यानी कोई विचार या सूचना होनी चाहिए, और बोलकर, लिखकर, संकेत के द्वारा एक माध्यम भी होना चाहिए उसका फीडबैक। जो जिसने मेरा संदेश लिया है वो अपनी प्रतिक्रिया देगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आप सभी से उम्मीद करती हूँ कि आपको अगर मेरे बताए हुए क्वेश्चंस समझ में आते हैं तो आप ज़रूर इसमें अपनी प्रतिक्रिया यानी कि कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। सार्थकता यानी कि स्पष्ट और समझने योग्य। अब ये नहीं है ना कि मैं इस एक क्वेश्चन आपको दे दूँ और बस उसका कुछ भी आपको आंसर बता दूँ, मतलब वो कैसा होना चाहिए गाइज, समझने योग्य होना चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी, अब मेरा जो क्वेश्चन का आधा हिस्सा था वो मैं कर चुकी हूँ, और इतना मतलब मेरे को अगर मेरे को अच्छे मार्क्स चाहिए तो मेरे को मिनिमम इतना तो लिखना ही पड़ेगा, बाकी आप अपनी इच्छा से इसमें चीज़ें ऐड करते जाएंगे। फिर हम देखेंगे अब कि भाषिक संप्रेषण की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है गाइस। तो भाषिक संप्रेषण क्या है, भाषा के माध्यम से होने वाले संप्रेषण को भाषिक संप्रेषण कहा जाता है। यानी कि जब हम बोलकर या लिखकर किसी को अपने विचार बताते हैं तो ये क्या है, भाषा आधारित संप्रेषण होता है, और ये संप्रेषण का सबसे व्यापक और प्रभावी रूप है। अब भाषिक संप्रेषण के दो प्रकार जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पहला है हमारा मौखिक और दूसरा क्या होता है गाइस, हमारा लिखित संप्रेषण होता है।
इसने क्या बोला था क्वेश्चन में, इसकी प्रक्रिया बताओ। तो ये थोड़ी कि मैं डायरेक्टली प्रक्रिया बताने लग जाऊंगी, पहले मैं उसका अर्थ समझाऊंगी कि ये है क्या, देन फिर मैं उसकी प्रक्रिया बताऊंगी। तो भाषिक संप्रेषण एक क्रमबद्ध यानी कि एक सिस्टमैटिक प्रक्रिया होती है। इसके कुछ चरण होते हैं, एक के बाद दूसरा चरण आता है। पहला होता है विचार निर्माण। अब मुझे एक किसी से बात करनी है तो मेरे मन में कोई विचार आया होगा, ठीक है, या मुझे उस व्यक्ति को कोई सूचना देनी होगी। फिर एनकोडिंग होगी कि वो विचार जो आया है उसको मैं कैसे बोलूं उससे, ठीक है, शब्द और वाक्यों में अपने विचार को ढालूंगी। संप्रेषक यह सोचता है कि कौन से शब्द, वाक्य या शैली का उपयोग किया जाए ताकि संदेश स्पष्ट और प्रभावी हो। फिर मैं माध्यम का चयन करूंगी कि मैं कैसे उसको बता रही हूँ, बोल के बता रही हूँ, लिख के बता रही हूँ। एंड संदेश का प्रेषण यानी कि चुने हुए माध्यम से अब वो संदेश उसको पहुंचाऊंगी। फिर वो मेरे संदेश को डिकोड करेगा, ग्राहक संदेश को पढ़ेगा, सुनेगा, फिर उसको डिकोड करेगा। उसके बाद वो अपनी कुछ प्रतिक्रिया देगा, ठीक है, हाँ कहना, सिर हिलाना, कुछ ना कुछ वो करेगा। व्यवधान यानी कि कभी कभी संप्रेषण में शोर, गलत उच्चारण, अस्पष्ट लिखावट वगैरह से जो अवरोध आ जाते हैं वो संदेश को भी प्रभावित करते हैं। तो हमें व्यवधानों को रिमूव करना है लास्ट में, ठीक है। जैसे एक बात हो तो दोबारा से हम उसको बोल सकते हैं। निष्कर्ष में फाइनली हम क्या बताएंगे कि अतः स्पष्ट है कि संप्रेषण एक दो तरफा प्रक्रिया होती है जिसमें संदेश भेजने और प्राप्त करने दोनों की सक्रिय भूमिका होती है, मतलब दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। भाषिक संप्रेषण सबसे प्रभावी इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें भाषा के माध्यम से विचार सीधा और स्पष्ट रूप में व्यक्त होता है, ठीक है। तो निष्कर्ष तो आप लोग पढ़ ही लेंगे, आप इसको यहाँ पे एक बार रीड कर सकते हैं। एंड जो भी मैंने बताया है आप इसका आंसर यही वाला लिख के आ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपको मेरी कुछ पुरानी वीडियोस में भी मिल जाएगा, बट मैं इसको दोबारा से लेकर, बिकॉज ये ना आता है एग्जाम में, ठीक है। लास्ट टाइम भी दिसंबर के जो मैंने वीडियोस बनाए हैं ना, आपको वो वीडियोस भी गाइस जरूर देखने चाहिए ताकि आपके मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे वीडियोस से कवर हो सके, आपको कुछ और नहीं पढ़ना पड़ेगा। यू कैन ऑल्सो मेक योर हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। तो विशेषण क्या है? विशेषण वह शब्द होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है। ये तो हमें पता ही है, किसी भी संज्ञा या सर्वनाम क्या है। संज्ञा होती है वो किसी व्यक्ति वस्तु का नाम हो गया, उसकी विशेषता बताना, ठीक है। जैसे कि लड़की एक संज्ञा हो गई, लड़की, उसके आगे विशेषण बोल दिया मैंने, सुंदर लड़की, लंबी लड़की, पतली लड़की, तो वो विशेषण हो गया। तो सुंदर लड़की, 3 किताबें, बड़ा कमरा, ये सब क्या है, हमारे विशेषण होते हैं। विशेषण के मुख्य प्रकारों की अगर हम बात करें तो गाइस गुणवाचक विशेषण होता है, परिमाणवाचक होता है, संख्यावाचक, संकेतवाचक, सार्वनामिक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। मैंने ये 7 विशेषण इसके अंदर लिए हैं, इनको हम इन डिटेल एग्जाम में भी लिख कर आएंगे। गुणवाचक विशेषण की बात करें तो जब मैं किसी व्यक्ति के गुण या दोष बता रही हूँ, ठीक है, जैसे कि कोई मेरा सच्चा दोस्त है, किसी का घर सुंदर है, तो वो कैसी चीज है। परिमाण का मतलब होता है जब मैं उसकी संख्या नहीं बताती हूँ बट उसकी मात्रा बताती हूँ, ठीक है। मैंने ये नहीं बोला कि मुझे 4 चाहिए, 5 चाहिए, नहीं, मैंने बोला थोड़ा पानी, ज्यादा मेहनत, कम समय, तो ये क्या है, असंख्य, ठीक है। इनकाउंटेबल टाइप आप इसको समझ सकते हैं। संख्यावाचक में एक निश्चित संख्या होती है और एक अनिश्चित, जैसे कि कुछ लोग, कई छात्र, ये अनिश्चित हो गया, एक लड़का, 5 किताबें, ये हमारा निश्चित हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसमें ध्यान रखो, एग्जाम्पल्स भर भर के देकर आना। एग्जाम्पल से तुम्हारा आंसर भी लंबा हो जाएगा और उसका डिस्क्रिप्शन भी थोड़ा लंबा लंबा लिखकर आ जाना एग्जाम में। संकेतवाचक विशेषण है जैसे कि यह, वह, ऐसा व्यवहार, उधर वाला घर, इधर वाला घर, यहाँ आ, वहां जा, तो ये सारे हमारे होते हैं संकेतवाचक, जब हम किसी वस्तु की ओर संकेत करते हैं। सार्वनामिक विशेषण क्या है? जो सर्वनाम शब्द विशेषण का काम करते हैं या किसी संज्ञा के साथ मिलकर उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। जैसे मेरा घर, तो ये सर्वनाम है पर यहाँ पे ये विशेषण का काम कर रहा है। तुम्हारी किताब, उनकी गाड़ी, स्वामित्व अथवा क्या दर्शा रहा है यहाँ पे दोस्तों, ये संबंध को दर्शा रहा है। प्रश्नवाचक में कौन आदमी, किस लड़की ने बोला, कितनी चीनी चाहिए, तो ये प्रश्नवाचक वाक्यों में आ जाते हैं। संबंध वाले आते हैं जैसे कि जो संज्ञा के साथ किसी संबंध को दर्शा, जैसे कि राजकीय कार्य, बाल, पुस्तक, पितृ प्रेम, तो ये हमारे संबंधवाचक विशेषण हो गए, ठीक है। तो फाइनली आप एक निष्कर्ष जरूर दीजिएगा, फिर से बता रही हूँ मैं दोबारा से, तो क्या कि विशेषण वाक्य को अधिक स्पष्ट और सुंदर बनाते हैं। ये संज्ञा और सर्वनाम के बारे में अतिरिक्त जानकारी देते हैं जिससे वाक्य की अभिव्यक्ति अधिक प्रभावी हो जाती है। जो मेरा वाक्य है वो और ज्यादा प्रभावी लगता है इससे। एंड एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, कि हिंदी भाषा का जो विकास है, ठीक है, वो कैसे होता है स्टार्टिंग से लेकर अभी तक, ठीक है। ये मैं समझा रही हूँ आपको, जस्ट अ मिनट। ओके, सो हिंदी भारत की प्रमुख और व्यापक रूप से बोली, देखो एक चीज इंपॉर्टेंट क्या कि जो इंट्रोडक्शन में दे रही हूँ
ये इंट्रोडक्शन आप अपनी तरफ से भी दे सकते हो, क्योंकि इसमें बस आपको हिंदी के बारे में जो भी पता है वो आप इंट्रो में लिख दो क्या कि हिंदी भारत की प्रमुख और व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है। एक तो मेन भाषा है ये और बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं। इसका विकास बहुत लंबे समय में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश जैसी भाषाओं से होकर गुजरा है। भाषा का यह विकास क्रम धीरे धीरे बदलती बोलियों, साहित्यिक परंपराओं और सामाजिक परिस्थितियों के प्रभाव से आगे बढ़ा। हिंदी के विकास को समझने के लिए इसे सामान्यतः 3 मुख्य कालों में हम बांटेंगे, हमारा आदिकाल, मध्यकाल और गाइज हमारा आधुनिक काल। इसको हम 3 कालों में बांटेंगे। आदिकाल की तरफ चलते हैं। आदिकाल में क्या होता है कि इस काल में हिंदी भाषा अपने आरंभिक रूप में दिखाई देती है, क्योंकि बिकॉज इसकी स्टार्टिंग होती है तो इसमें ये पुरानी अपभ्रंश की अंतिम अवस्था से निकलकर पुरानी हिंदी का जन्म हुआ। उस समय विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग बोलियां विकसित हुई थी। राजपूताने में वीर गाथाओं को लिखने के लिए डिंगल, पिंगल जैसी भाषाएं प्रचलित थी। इसके साथ ही ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, राजस्थानी, बिहारी जैसी बोलियां भी इसके साथ साथ ही विकसित होने लगी थी। आदिकाल में लिखी गई रचनाएं अधिकतर उसमें हमें वीर रस और युद्ध कथाओं पर ही आधारित हुआ करती थी। भाषा का स्वरूप मिश्रित था, लेकिन इससे आगे चलकर हिंदी साहित्य की नींव तैयार हुई। इसी समय लोक परंपराओं और जनभाषाओं ने आगे बढ़कर साहित्यिक अभिव्यक्ति पाना शुरू किया। ठीक है, ओके। तो आदिकाल में हमने 2-3 चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। पहला कि इसमें आदिकाल में पुरानी हिंदी का जन्म होता है, इसके साथ दूसरी भी बोलियां विकसित होती हैं और जो भी रचनाएं वगैरह लिखी गई हैं उसमें रस और युद्ध कथाएं हमें देखने के लिए मिलती हैं। फिर हमारा मध्यकाल है, तो यह काल हिंदी साहित्य के लिए अत्यंत समृद्ध माना जाता है। इस समय 2 मुख्य धाराएं प्रचलित रहीं। एक तो रहा हमारा भक्ति काव्य और एक रहा रीति काव्य। भक्ति काव्य, रीति काव्य आपने हिंदी में पहले ही पढ़ा होगा, जब भक्ति की रचनाएं हो रही, जैसे कि सूरदास, तुलसीदास, कबीर, मीराबाई, ये सब भक्ति काल के जो कवि हैं वो माने जाते हैं। तो भाषा के रूप में ब्रज और अवधी इस समय सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती थी। और मध्यकाल की राजनीतिक परिस्थितियों के कारण हिंदी पर फारसी और अरबी जो शब्द हैं मतलब वो इसमें जुड़ गए मध्यकाल में, क्योंकि मध्यकाल में ना विदेशी कह रही हूँ, ये जो हमारे थे मुगल्स वगैरह, ठीक है, सल्तनत वाला टाइम पीरियड था ये, तो वो सब आ रहे थे, तो उसकी वजह से इसमें दूसरे शब्द भी जुड़ गए, इसमें उर्दू भी जुड़ गई, जिससे इसका एक नया रूप सामने आया। और आधुनिक काल की अगर हम बात करें तो हिंदी की जो भाषा है वो थोड़ी सी खड़ी बोली टाइप की वो बन जाती है, पूरी तरीके से वो बदल जाती है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान इसमें गाइस कौन देते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र देते हैं, जिन्हें आधुनिक, ठीक है, आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक भी कहा जाता है। उसके अलावा महावीर प्रसाद द्विवेदी भी हैं, आप उनके बारे में बताएंगे। तो ये जो पूरा मैटर है बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको ज़रूर पढ़िए एकदम, मतलब ये बुक का मैटर भी है ना तो थोड़ा अच्छा भी है, नॉलेजेबल रहेगा आपके लिए। तो आपको ये तीनों के बारे में बताना है। एंड आज के समय की बात करें तो देखो, आज़ादी के बाद तो 49 में इसको राजभाषा का दर्जा दिया भी गया था, और आज हिंदी केवल भारत में ही नहीं विदेशों में भी बोली जाती है। फिल्मों के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से भी हिंदी का काफ़ी विकास हो रहा है और ये आगे बढ़ रही है। फाइनल हम निष्कर्ष में बता देंगे कि हिंदी का विकास एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया है। संस्कृत से लेकर प्राकृत, अपभ्रंश बोलियों, भक्ति साहित्य, आधुनिक गद्य और राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापित होने तक हिंदी ने कई चरणों का सफर तय किया है। आज हिंदी न केवल भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण आधार है, बल्कि वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान को भी, विश्व में भी अपनी पहचान को मजबूत कर रही है। ये आपको ज़रूर बताना है। तो दोस्तों, जो मैंने हमारी वेबसाइट बताई थी, आपको ज़रूर वहाँ पे विजिट करके ये गैस पेपर को परचेज करना है। एंड वीडियो को ज़रूर लाइक करो, जो भी मेरी वीडियोज़ होती है ना पूरा एंड तक देखा करो, और उसको लाइक भी क्या करो और कमेंट भी क्या करो। ओके।